वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी बिगिनर्स। आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यह विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो हायर लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे 10+2 लेवल के एग्ज़ाम हो। यह जो है सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें तो इसको पढ़ना ही होता है। साथ ही एक नागरिक होने के नाते हमें हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के संविधान को जानें, समझें और उसमें जो संविधान के मूल्य हैं, उनका अनुसरण करें और अपने देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। एक सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाएँ। सक्रिय नागरिक वह नागरिक होता है, जो देश में जो भी लोकतांत्रिक मूल्य है, उसको बनाए रखने का प्रयास करता है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। सरकार और जनता के बीच में, सरकार और नागरिकों के बीच में जो संबंध स्थापित हुए हैं संविधान के द्वारा, उसको बनाए रखा जाए, उसमें संतुलन स्थापित किया जाए। यदि सरकार से सवाल करना है, तो एक सक्रिय नागरिक होने के नाते हम उससे सवाल करें और हमारी जो कमियाँ हैं, हमारे जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास किया जाए। जो मैकेनिज़्म, जो व्यवस्था संविधान द्वारा बनाई गई है, उसमें उसके माध्यम से, उसके अनुरूप हम उनके नियमों विनियमों का पालन करते हुए अपना योगदान सुनिश्चित करें। ठीक है ना? तो उसके दृष्टिकोण से भी संविधान पढ़ना ज़रूरी है और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जो है संविधान का आदर करे, संविधान को जाने, संविधान के मूल्यों को लोगों तक पहुँचाए। ठीक है ना? ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। हम जब मौलिक कर्तव्य संविधान में पढ़ते हैं, ये नागरिकों के लिए जो है ये बताया गया है कि आप जो है संविधान का आदर करें, पालन करें। ठीक है ना? ये सब के लिए भी ज़रूरी है। और साथ ही जो है इस भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत ज़रूरी होता है किसी विषय को पढ़ना, जानना। उसमें यदि संविधान पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, ये भी आपके व्यक्तित्व में विकास में बहुत ही ज़रूरी साबित होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित करेगा यह। ठीक है ना? तो यह विषय जो है हम आज शुरू कर रहे हैं। आप सब इस विषय को मेरे साथ पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें ज़रूर बताइए। जो और भी दिक्कतें लगती हैं उसको भी बताइए। हम अपना पूरा प्रयास और बेस्ट एफर्ट आप सबको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? हम इसको पढ़ने के लिए हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? हम जो है जो अवधारणा के स्तर की चीज़ें हैं, उसको शामिल करते हुए एक ओवरऑल दृष्टिकोण हम विकसित करने का प्रयास करेंगे कि जो है जो तथ्यपरक चीज़ें हैं उसको भी साथ में देखते चलेंगे और साथ में जो डिबेट के मुद्दे हैं जिस पे डिस्कशन आए दिन चलते रहते हैं, तो टॉपिक वाइज़ यदि कोई उससे रिलेटेड जो भी डिबेट चलती रहती हैं, हम उसको कवर करेंगे। और जो मेंस के स्तर पे है, लेखन कला के स्तर की चीज़ें हैं, उस पे भी हम जो है अपनी राय रखेंगे क्योंकि यह एक किसी विषय को समझने के लिए उसका विश्लेषण की गुणवत्ता तभी बेहतर होती है, जब आपको बेहतर उसकी समझ होती है। बेहतर समझ रहेगी तो उसमें क्या कितना किस सीमा तक ठीक है या यानी कि या किस सीमा तक ठीक नहीं है, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में आपकी बेहतर समझ जब रहेगी, तो आप बेहतर इनपुट दे पाएँगे। आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें वो जो भी न्यूज़ चल रही है, जो भी सामाजिक मुद्दे या संवैधानिक मुद्दे चल रहे हैं, उस पे अपनी एक बेहतर राय व्यक्त कर सकेंगे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हायर लेवल की, उनके लिए तो बेहतर साबित होगा क्योंकि उनको मेंस एग्ज़ाम में लिखना है, इंटरव्यू में भी लिखना है और साथ ही ये जो ओवरऑल आपकी समझ जब विकसित रहती है, तो प्रीलिम्स के भी स्तर के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तथ्यपरक हो या उसमें कॉन्सेप्चुअल भी हो, तो आपके जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होते हैं। ठीक है ना? तो हम दोनों को शामिल करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? तो
एक हम इसमें क्या करेंगे कि हम नोट्स की जगह जो है, आप मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे। इससे ये रहेगा कि आपकी लिखने की शैली भी बेहतर होगी और आपकी जो लिखने की गति है, वो भी तेज़ होगी, ठीक है? और साथ में कोई त्रुटियाँ हैं, ये सब है लेखन कला में जो शब्द में है, वो सब भी धीरे-धीरे दूर होंगी। क्योंकि लिखने से कई चीज़ें इसके फ़ायदे हैं लिखने से, ठीक है? आपकी मेमोरी भी बेहतर होगी, मतलब उसको मेमोराइज़ भी अच्छे से कर पाएँगे और अपना लिखा रिवाइज़ करना भी आसान होता है। अपना लिखा हुआ नोट्स, उसको एग्ज़ाम के समय रिवाइज़ करना आसान होता है और जो है कि उसको क्योंकि आपने लिखा है, बार-बार पढ़ा है, तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होती। तो बहुत चीज़ें आसान कर देता है यदि आप लिख कर आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये ज़रूरी है। तो इसको पढ़ने के लिए जैसे मुख्यतः हम जो शुरुआत करेंगे, तो हम कुछ चीज़ों को पहले मूलभूत चीज़ों को समझेंगे, फिर थोड़ा अंतर, ठीक है? तब हम आगे बढ़ेंगे ताकि समझ में आए कि चीज़ें हम किस विषय की बात कर रहे हैं। जैसे एक होता है कि संविधान, ठीक है? एक होता है राज व्यवस्था और एक है शासन, ठीक है ना? इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये हो गया पॉलिटी और ये हो गया गवर्नेंस, ठीक है ना? तो इसमें जो है मूलभूत अंतर क्या है उसको हम समझते हैं, फिर संविधान क्या है उसको जानेंगे, उसके बाद संविधान का महत्व क्या है वो जानेंगे, संविधानवाद में क्या अंतर है, ठीक है ना? वो समझेंगे और साथ में संविधान का दर्शन क्या है, ठीक है ना? दर्शन हम समझ ये सब समझ लेंगे तो आपका पूरा नज़रिया एक हो जाएगा कि संविधान है क्या और संविधान को क्यों जानना ज़रूरी है। संविधान जानने से हमारे अंदर किस तरह की अलग क्षमताओं का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है ना? ये ज़रूरी होता है कि हम एक नागरिक के तौर पे, बाकी एक परीक्षार्थी के तौर पे भी, ठीक है ना? तो देखिए संविधान जो होता है, किसी भी देश का संविधान जो होता है एक नियम-विनियमों का एक समुच्चय होता है, ठीक है ना? और यह दस्तावेज़ होता है जिसके अनुसार से वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, ठीक है ना? संविधान ही हमें बताता है कि आपके आपके अधिकार क्या हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है? संविधान ही बताता है कि नागरिक और राज्य के साथ संबंध कैसा होगा। संविधान ही हमें बताता है कि जो सरकार के अंग हैं, वो कैसे कार्य करेंगे, उनको क्या शक्तियाँ दी जाएँगी। संविधान ही बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ठीक है ना? तो किसी देश का संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान संबद्ध जो भी कानून होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए यदि कोई संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप कोई आपने एक अधिनियम बनाया, कोई छोटा कानून बनाया, ठीक है ना? तो वो निर्देशित किससे होता है? उस देश के मूल संविधान से होता है, सर्वोच्च कानून से, ठीक है ना? तो यदि अन्य विनियम है और एक संविधान में लिखी हुई चीज़ है और कोई अन्य छोटा मतलब कानून है, अधिनियम है जिसको संसद ने पारित किया है, अगर दोनों में कंट्राडिक्शन होगा, तो संविधान की चीज़ें प्रिवेल करेंगी मतलब जो संविधान कहेगा उसको माना जाएगा, ठीक है ना? संविधान सम्मत जो नहीं रहेंगी उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है ना? आए दिन आप अखबारों में भी सुनते रहते हैं कि न्यायपालिका ने संसद द्वारा बनाए इस कानून को रद्द कर दिया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है ना? क्योंकि वो संविधान सम्मत नहीं था। ये सब चीज़ें जो है संविधान के अंदर होती हैं, तो मुख्यतः आप देखा जाए तो संविधान क्या होता है, ये आधार प्रदान करता है, किसका? निर्णय का। निर्णय लेने का आधार संविधान हमें प्रदान करता है। और यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था होती है, ये निर्णय लेने वाली संस्था, जैसे राजनीतिक प्रणाली, ठीक है?
निर्णय लेने वाली संस्था जो है, क्या है? वो हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब ये निर्णय किसके आधार पे लिया जाता है? संविधान के आधार पे। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसका मतलब ये हो गया राज्य जनता के लिए जो निर्णय लेता है, ठीक है ना? वही गवर्नेंस है। सरकार जनता के लिए जो कुछ भी करती है, वो सब गवर्नेंस है। ठीक है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएँ, यदि मान लीजिए कि मनरेगा स्कीम को सरकार ने लागू किया, ठीक है? तो मनरेगा लागू करने का आधार कौन प्रदान करता है? ये संविधान प्रदान करता है। अब मनरेगा एक्ट बनाया किसने? जो राजनीतिक व्यवस्था में सरकार द्वारा चुनकर सरकार का गठन करते हैं, ठीक है? तो वही उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम राजनीतिक दल अ, लोग चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको चुनकर शक्ति प्रदान करती है और वो सरकार का गठन करते हैं, संसद का, कार्यपालिका का गठन करते हैं और वही निर्णय लेने वाली संस्था होती है, ठीक है ना? और उसने क्या किया? मनरेगा पे निर्णय लिया, कानून बनाया और ये संविधान ने आधार कैसे दिया कि हमारे देखेंगे आप डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में संविधान द्वारा राज्यों को निर्देशित किया गया है कि राज्य जो है वंचित वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, जो जो है कि शोषित हैं या जो आश्रित लोग हैं, उनके लिए सरकार जन कल्याण का कार्य करेगी, उनके लिए जो है आजीविका के साधन सुनिश्चित करेगी, संसाधनों का समता मूलक वितरण सुनिश्चित करेगी, इत्यादि जो है निर्देशित किया गया है। इन सबको मिला दिया जाए तो उसका एक छोटा-सा हिस्सा मनरेगा भी है। मनरेगा लोगों को रोज़गार, आजीविका सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ठीक है ना? तो ये हमें प्रदान करता है आधार जो है संविधान। संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया, मनरेगा एक्ट। और इसको बनाया किसने? निर्णय लेने वाली संस्था ने। तो जिसने बनाया, यदि उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, तो हम राज्य व्यवस्था में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? और साथ ही जब ये लागू हो गया, ठीक है ना? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ गया, तो सरकार ने, राज्य ने जनता का ये निर्णय ले लिया, ठीक है ना? तो वो किसमें आ जाएगा? मनरेगा जो है फिर वो गवर्नेंस का हिस्सा हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तीनों को एक साथ हमें जोड़कर पढ़ना भी चाहिए और देखेंगे आप हायर लेवल एग्ज़ाम में, यूपीएससी में, यू स्टेट पीएससी में, ये सब हमें तीनों चीज़ें पढ़नी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होता है, पॉलिटी भी पढ़नी होती है, गवर्नेंस भी, ठीक है ना? जैसे कहा जाए सरकार ने कोई हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड बनाई, ठीक है? तो इसका मतलब वहाँ के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा बेहतर हो रही है, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मतलब जनता के लिए ये सरकार कार्य कर रही है, तो सारा जो भी डेवलपमेंट सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सारा का सारा गवर्नेंस है, ठीक है ना? अब इसमें कुछ गुड गवर्नेंस होता है, कुछ बैड गवर्नेंस होता है, अलग-अलग कैटेगरी। तो ये सब जब हम गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें जो है इसको कवर करेंगे। अभी हम भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था का हमारा टॉपिक है। इसको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये आप मुख्यतः जो बेसिक अंतर है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। कई लोग होते हैं, कहते हैं हमने संविधान पढ़ लिया तो पॉलिटी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना? और दोनों चीज़ों को जोड़ के ही पढ़ना होता है। दोनों का गवर्नेंस भी पढ़ना होता है, ठीक है ना? दोनों का तीनों चीज़ें। तो हम यहाँ पे देखेंगे संविधान के, ठीक है ना? इसमें हम देख लेते हैं कि संविधान क्या है, ठीक है? संविधान का महत्व क्या है, ये देखते हैं। साथ ही संविधानवाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे
संविधान का दर्शन क्या है? इन चीज़ों को हम जब समझ लेंगे, तो ओवरऑल एक संविधान क्या होता है, उसका नज़रिया क्या होता है, संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान किसी भी देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है? अगर संविधान न रहे, तो क्या किसी देश की शासन प्रणाली चलाई जा सकती है या उसके लिए क्या अन्य मॉडल हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कहा जाता है यदि कानून न रहे, तो अराजकता फैलने की स्थिति हो जाएगी। कैसे? कि जो ज़्यादा ताकतवर हैं, धन बल में, बाहुबल में, उन वो अन्य जो कमज़ोर लोग हैं, शक्ति का प्रयोग करके उनको दबाने का प्रयास करेंगे और धीरे-धीरे जो है, उनकी शक्ति का विस्तार यदि होने लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शक्ति कमज़ोर कर देंगे, ठीक है ना? ऐसे में जो है विद्रोह भी हो सकते हैं, कई तरह की अराजकताएँ फैल सकती हैं, ठीक है ना? इन सब के लिए चीज़ें समाज में ऐसी ना हो, तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिससे हमारी अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। समाज में संचालन जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारी की सारी गतिविधियाँ एक नियमों अनुरूप चलती रहें, ठीक है? हस्तक्षेप उसमें जो है, जो अलग-अलग लोग हैं, उनका एक-दूसरे के प्रति न हो, राज्य का भी हस्तक्षेप मिनिमम कम से कम हो, ताकि एक जो है कि सुगमतापूर्वक व्यवस्था का संचालन, सामाजिक अ, क्रियाओं का संचालन एक-दूसरे से लेते हुए सब तेज़ी से चलता रहे, ठीक है ना? और जो देश का विकास होता रहे, ठीक है ना? और उससे जो भी लोग हैं और अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करते रहें, ठीक है ना? अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। कानून के अभाव में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में सारी प्रक्रियाएँ ध्वस्त हो जाएँगी, समाज में विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा, समाज कब मिट जाएगा, कब की स्थिति क्या हो जाएगी, उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है इन सब चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना? इसके बाद तब हम अलग-अलग चीज़ों को चैप्टर वाइज़ जो संविधान में दिया गया है, उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो संविधान क्या होता है? यह जो है देखिए आप सब जानते हैं, एक तरह से आप ओवरव्यू लेते चलिए, ठीक है ना? जो कुछ चीज़ें नई आएँगी तो आपको पता हो जाएगा। संविधान क्या होता है? नियमों-विनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है ना? यह देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है ना? देश का सर्वोच्च कानून है और यह क्या करता है? राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इत्यादि, ठीक है ना? ये सब चीज़ों का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है, ठीक है ना? और संविधान क्या है कि उन आदर्शों, उन मूल्यों का दर्पण होता है, जिसे समाज जो है स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है ना? नैतिक रूप में देखा जाए, तो संविधान यही तो करता है। जो समाज का आईना है, जो समाज के मूल्य हैं, उनको उसको अपने अंदर समेटे हुए, समाज को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है ना? यह क्या होता है डायनामिक भी होता है मतलब जैसे-जैसे समय बीतता रहता है और समाज जिस तरह से विकसित होता रहता है, उसी अनुरूप संविधान भी अपने अपने आप को ढालते हुए समाज के साथ जो है मिलते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए देखेंगे संविधान में समय-समय पर संशोधन भी होते रहते हैं। जैसे समाज की माँग होती है, उसी तरह से संविधान में संशोधन होते रहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से चीज़ें आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब कुछ चीज़ें महत्व में लिख लेते हैं। संविधान का महत्व ये है कि ये बताता है कि कानून कौन बनाएगा,
ठीक है? शक्तियाँ किसके पास होंगी? और कितनी होंगी? ठीक है? न्यायपालिका की शक्ति क्या है? कार्यपालिका की शक्ति क्या है? विधायिका की शक्ति क्या है? जो है, ये सब संविधान तय कर देता है, ठीक है ना? और निर्णय लेने के लिए समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? ठीक है? ठीक है ना? निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? ये सब संविधान हमें बता देता है, ठीक है ना? ये समाज का बुनियादी पहचान भी निर्धारित करता है। ठीक है ना? और भी लिख सकते हैं कि जो है कि जो भी शक्तियों का वितरण है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना? और ये क्या करता है सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। ऐसे प्रोविज़न नहीं रखे जाएँगे, तो सरकार की शक्ति अत्यधिक ज़्यादा हो जाएगी। न्यायपालिका और संसद की शक्तियों में संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? ऐसी स्थिति अब लिख सकते हैं संविधान जो है, एक आईना है, जो उस देश का भूत, भविष्य और भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक देता है, ठीक है ना? जैसे देखा जाए जो हमारे मूल्य हैं, जो धार्मिक परंपराएँ हैं, जो क्या कहते हैं कि हमारे रीति-रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, तो आप देखेंगे जो हमारे अधिकार हैं, ये सब देखेंगे धीरे-धीरे समाज में कई वर्षों में विकसित हुए हैं, जिनका हम एक सेट बना के चीज़ों को संहिताबद्ध करके हमने बहुत सारी चीज़ों को संविधान में शामिल किया है। इसका मतलब जो हमारा बीता हुआ चीज़ था, जो हमने अपने इतिहास से अपने पूर्वजों से लेते हुए आगे बढ़े हैं, उसका भी एक मूल्य है, समुच्चय है और उसको देखेंगे हम संविधान में शामिल किए हैं। ये संविधान क्या करता है भूत मतलब बाकी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, उसका उसको भी संविधान लेके चलता है। इसलिए वर्तमान की स्थिति भी संविधान जो है अपने आप को दर्शाता है और साथ ही भविष्य में हमें कैसे चलना है, उस तरह का उद्देश्य भी, लक्ष्य भी निर्धारित हमें संविधान करके दे देता है। जैसे प्रस्तावना में आप देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना? क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये सब जो है आप देखेंगे इसके अंदर जो संविधान का महत्व है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है ना? आगे हम देखते हैं कि संविधानवाद क्या है, ठीक है ना? आपने कम ये शब्द जो है कि हो सकता है कुछ बच्चे न सुने हो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद क्या है? एक आधुनिक अवधारणा है, ठीक है ना? इससे लोकतंत्र जब लागू हुआ, देशों ने अपनाना शुरू किया, जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके अनुरूप चलना, एक उसी तरह से जब उनके नियमों-विनियमों को संविधान सम्मत के संविधान बना के कई सारे उनके उनको सुसंगत बनाना, तो देखेंगे कि संविधान जब आधुनिक अवधारणा को समेटे हुए लेके चलता है, तो उसको एक विचारधारा के रूप में हम कह सकते हैं कि संविधानवाद है, ठीक है ना? आधुनिक अवधारणा है, जिसमें आप देखेंगे निरंकुश शासन नहीं होता। जब जनता का शासन रहेगा, तो निरंकुश शासन कैसे हो सकता है? जनता बगावत कर देगी, जनता जो है सरकार को जो है कि वो अपने वोट के माध्यम से बाहर कर देगी, दूसरे सरकार का गठन करेगी, ठीक है ना? और देखेंगे इसका मतलब सीमित शासन का अभाव होता है, सीमित शासन होता है, ठीक है ना?
और आप देखेंगे इसके बाद में जो शक्तियों का पृथक्करण है, ये ठीक है ना? आप देखेंगे शक्तियों का बँटवारा होता है, पृथक्करण होता है, इसका मतलब किसके पास कितनी शक्तियाँ रहेंगी, ठीक है ना? और देखेंगे इसमें विधि की सर्वोच्चता होगी, ठीक है ना? तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि शासन जो भी हो निरंकुश नहीं हो सकता और सीमित सरकार का की परिकल्पना होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सरकार का दायरा बहुत बड़ा करना जनता के पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन कल्याण नहीं हो सकते। तो प्रयास ये होना चाहिए कि सीमित सरकार हो और जो है कि लोगों की ज़िंदगियों में हस्तक्षेप कम से कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण चीज़ें देश के जो उद्देश्य हैं, जो संविधान ने दिए हैं, उसके अनुरूप वो कार्य करे, ठीक है ना? तो इसीलिए देखा जाता है सीमित सरकार की अवधारणा होती है। बाकी देखेंगे जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास कितनी होंगी, शक्तियों का बँटवारा हो, उसी अनुरूप हो और जो विधि की सर्वोच्चता हो, उसके अंतर्गत हो अर्थात जो है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, ठीक है ना? चाहे आर्थिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, तो इत्यादि जो है कि चीज़ें विधि से संचालित होंगी, कानून से संचालित होंगी, कोई उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना? इसीलिए कहा जाता है भाई कानून का पालन होना चाहिए, विधि की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए। तो आप हमारे देखेंगे, हमारा संविधान भी यही सुनिश्चित करता है, ठीक है ना? कि विधि की सर्वोच्चता हो, निरंकुश शासन नहीं हो सकता और सीमित शासन की सीमित शासन या सरकार की परिकल्पना की बात करता है और जो शक्तियों का पृथक्करण है उसकी बात करता है, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, ठीक है ना? ये इसका अनुच्छेद में आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद में जो है इसका विवरण है कि जो है राज्य ऐसा कार्य करेगा न्यायपालिका, ठीक है ना? और ये सब में शक्तियों का पृथक्करण करेगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हो गई आपकी संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है और संविधानवाद क्या है, ठीक है ना? तो संविधानवाद देखिए जो पूछता है कि क्या है? ये एक आधुनिक अवधारणा है जिसमें निरंकुशता का शासन का भाव पाया जाता है, साथ ही विधि की सर्वोच्चता देखी जाती है और सीमित सरकार की परिकल्पना की जाती है, ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसी परिकल्पना संविधानवाद करता है, ठीक है ना? ये सब आप संविधानवाद के तहत आप पढ़ते हैं। तो आगे जो हमने लिखा था हेडिंग, इसमें लिखा था कि संविधान का दर्शन। लेकिन दर्शन तो हम अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, फिलॉसफी थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो संविधान का दर्शन क्या हो जाता है, ठीक है? संविधान का दर्शन इस बात की ओर हमें इशारा करता है कि जो है कि जो भी शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है, ठीक है ना? भारत की जनता है, ठीक है ना? साथ ही यह लोकतंत्र के केवल शासन प्रणाली के रूप में नहीं बल्कि मूल्य व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है ना? आप देखेंगे कई सारी मूल्य व्यवस्थाएँ जो चली आ रही इसलिए उसकी आज़ादी दी जाती है मौलिक अधिकार के तहत कि हमारे धर्म की आज़ादी है मानने की, उसको प्रोपेगेट करने की, ठीक है ना? हमें बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारे जीवन का अधिकार दिया गया है, समानता का ये सब ठीक है ना? जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे देखेंगे, तो मूलभूत क्या है कि संविधान का दर्शन इस बात की ओर हमें बताता है कि शक्ति का स्रोत जो होगा, वो भारत की जनता होगी और यह केवल लोकतंत्र के शासन प्रणाली के रूप में भी नहीं होगी बल्कि एक मूल्य व्यवस्था के रूप में भी होगी, जो एक न्यायपूर्ण समाज को बनाने की ओर हमें अग्रसर करेगी, ठीक है ना? और तो देखेंगे जैसे भारत का जो संविधान है, ये सिर्फ़ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करता, ये सामाजिक और आर्थिक तंत्र की भी बात करता है, ठीक है ना? अब जैसे कि अभी हम प्रस्तावना हम पढ़ेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है, ठीक है ना? तो अब जो हमारी
संविधान में हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करते, हम इसमें आर्थिक और सामाजिक उसकी भी बात करते हैं, ठीक है ना? तो इन सब का प्रावधान आप भारत के संविधान में प्रस्तावना में आपको देख सकते हैं, मूल्य मौलिक अधिकार में देख सकते हैं और आप देखेंगे मूल कर्तव्य जो हैं, उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे और साथ ही जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं, ये सब में आपको भारत के संविधान का दर्शन आपको नज़र आता है, ठीक है? क्योंकि इन्हीं टॉपिकों में आप देखते हैं कि भारत का जो म शक्ति का स्रोत है संविधान में वो भारत की जनता है, ठीक है? जो प्रस्तावना के अंतर्गत आप देख पाते हैं कि हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसका तात्पर्य यही है कि जो शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है, ठीक है ना? और साथ ही मूल अधिकार में हम ये जो पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये कई मूल्य व्यवस्था को भी इंगित करता है और साथ ही जब हम राज्य के निदेशक तत्व की बात करते हैं, तो राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य किस तरह से जन कल्याणकारी कार्य करेगा, आय में असमानता को कम करेगा, जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए जन कल्याण की सुविधाएँ मुहैया कराएगा। तो इत्यादि जो होती है ये हमारे लिए आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। राजनीतिक लोकतंत्र में देखिए हर कोई भागीदार बन सकता है सरकार में, अपनी जो अगर योग्यता को फुलफ़िल करता है, ठीक है ना? तो अब आप देखेंगे चुनाव होते हैं तो सबको वोटिंग राइट है, एक उम्र सीमा के बाद, तो ये सब जो है हमें राजनीतिक लोकतंत्र की ओर ले जाता है। कुल मिला के भारतीय संविधान का दर्शन ये कहता है कि यह जो है भारत की जनता ही शक्ति का स्रोत होगी और साथ में जो हमारा लोकतंत्र होगा राजनीति के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी हमें संविधान देता है और साथ ही एक मूल्य व्यवस्था के रूप में हमें ये दिखाता है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए हमें अग्रेसित करता है। इन सब विचारों को समाहित करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और साथ ही मूल्य कर्तव्य में ये सब देखे जाते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब जब हम संविधान के दर्शन की बात करें, इसमें देख लीजिए ये सब टॉपिक आपके समाहित हो जाते हैं। प्रस्तावना, आप देखेंगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, साथ में मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना? तो हम इन्हीं टॉपिक को ही पहले कवर करेंगे, मतलब हम संविधान का दर्शन पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में फिर हम आगे के टॉपिकों को हम कवर करेंगे, ठीक है ना? तो प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये जो है इस विषय का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें करंट के इश्यूज़ चलते हैं, इन्हीं पर निर्भर होते हैं। अन्य भी चीज़ें चलती हैं, मुख्यतः ये सब चीज़ें जो जनता के मुद्दे होते हैं, जो ज़्यादातर जनता को लेके जो भी निर्णय डिसीज़न्स कोर्ट में चलते रहते हैं अधिकार को लेके अ, ठीक है ना? तो उस सब पे डिबेट ज़्यादा रहती है, तो ये सब हम कवर करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, अब इन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम प्रस्तावना पहले कवर करेंगे, इसके बाद में मूल अधिकार, फिर राज्य के निदेशक तत्व, फिर आगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना? तो अब देखिए प्रस्तावना को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? प्रस्तावना को हम 2 स्तर पे बाँट लेते हैं, इस तरह से हम चलेंगे। पहला जो है कि इसमें जो भी या तो इसे कह लीजिए प्रारंभिक परीक्षा के स्तर की चीज़ें जो पूछी जाती हैं, ठीक है ना? अब इसमें इसके बाद में यहाँ पे मुख्य परीक्षा के स्तर पे लिए या डिबेट के ठीक है ना? जो डिबेट के स्तर हैं उस पे हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना? जैसे देखा जाए प्रारंभिक स्तर पर क्या चीज़ें हो सकती हैं प्रस्तावना के अंतर्गत। जैसे इसमें देखेंगे जो भी प्रस्तावना का विचार पर प्रश्न हो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में।
आया भी है। विचार से, महत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? जो प्रयुक्त शब्दावलियाँ हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना? एवं उनका क्रम क्या है, इनसे पूछा गया है। प्रस्तावना में जो लिखा गया है उसमें उसका क्रम क्या है, अलग-अलग शब्दों का पूछ लेता है। ठीक है ना? प्रमुख शब्दावलियाँ। इसके बाद में न्यायपालिका के निर्णय, प्रस्तावना को लेके न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया है, जो भी निर्णय आए हैं। ठीक है ना? साथ ही जो है कि आप देखेंगे विचारकों का कथन, प्रस्तावना को लेके अलग-अलग विचारों ने अपने मत दिए हैं। भाई के.एम. मुंशी ने ये कहा, ठाकुर दास भार्गव ने ये कहा। ठीक है ना? तो ये सब जो है आप देखेंगे विचारकों वाले कथन में। ठीक है ना? इसके बाद में प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है? और आप देख सकते हैं एवं प्रवर्तनीयता, मतलब संविधान को लागू किया, प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है या नहीं। ठीक है ना? ये सब चीज़ें हो गई। मुख्य परीक्षा में हम डिबेट वाले जो मुद्दे होंगे, जैसे इसमें समाजवादी के बारे में डिबेट करेंगे, पंथ निरपेक्षता, ठीक ना? गणराज्य के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना? और अब आप देख लीजिए इसमें मुद्दा हो सकता है कि प्रस्तावना में जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जोड़ने के की तार्किकता और परीक्षण। ठीक है ना? तो ये सब जो है आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना? और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि समाजवादी परिवेशता की प्रासंगिकता पर प्रश्न। यहाँ लिख सकते हैं गणतंत्र की सफलता। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी सफलता। ठीक है ना? तो इत्यादि जो है हमारे इस प्रस्तावना के टॉपिक के मुद्दे रहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक उसमें देख लें कि एक खाका तैयार कर लें कि हमें पढ़ना क्या है, एक सीक्वेंस पता रहेगा तो अगर ये माइंड में आपके बना है, तो एक बार रिवाइज़ करेंगे तो इससे ये पता चले कोई चीज़ें मिस नहीं हो रही हैं, छूट नहीं रही हैं। अगर आपने इधर-सुधर करके जब चीज़ें को पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर सीक्वेंस में न लिखी हो, एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं लिखी हो, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं और एग्ज़ाम जब में प्रश्न आ जाता है, तो उसके गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में आपको एक फ्रेमवर्क बना के एक आपको उसी तरह से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक विषय पढ़िए, ठीक है ना? तो ये सब जो है पढ़ना चाहिए हमें। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले प्रस्तावना के पूरे स्टेटमेंट जो है हम उसको लिखते हैं, ठीक है ना? कई बार लोग पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं, तो एक बार लिखने का भी प्रयास करिए, ठीक है ना? तो आपको लगेगा कि हाँ, कैसी चीज़ें पहले क्या आ रही है, ठीक है ना? तो हम लिखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके स हम भारत के लोग, ठीक है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए अब इसी से जितने भी प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं हम इन्हीं स्टेटमेंट से खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? जो कि अब देखिए हमें इसमें क्या है कि शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है। दूसरा शब्द है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में जान लें हम। समाजवादी दृष्टिकोण, अंतर्निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है ना? ये हो गया। इसके बाद देखिए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितनी बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। इनका क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रम पूछ सकता है। ठीक है ना? कहेगा प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का क्रम बताएं। ठीक है ना? अब दे देगा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। पहला ऑप्शन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दूसरा, तीसरा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। चौथा जो है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो इसमें क्रम अगर पता रहेगा तो आप पूछ लेंगे। इसी तरह ये पूछ सकता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में इनका क्रम बताइए। तो 1 2 3 करके दे देगा, 1 2 3 4 4 2 1 3, इस तरह से आपको इस समझना होगा इसी तरह से। ठीक है ना? बाकी देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, उनका क्रम क्या है? पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, फिर धर्म है और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है ना? इस क्रम में है। प्रतिष्ठा और अवसर, 2 तरह की समानता की बात हो रही, समता की। प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है ना? अगर देख ले
समाज में मतलब इसमें प्रस्तावना लगे प्रश्न बने, तो आप उसमें पूछ दें कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है? कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात प्रस्तावना में की गई है, ठीक है ना? तो क्रम पूछ दें, ऑप्शन में दे दें 3, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 5, ठीक है? 5, 2, 3, इस तरह से दे दें। आपको अगर क्रम पता रहेगा, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, 2 तरह की समता की बात की गई है, ठीक है ना? ये आपको देखना है, पढ़ना है। साथ ही आप देखेंगे विचार क्या है, व्यक्ति क्या है, विश्वास क्या है, धर्म और उपासना, ये सब हम मौलिक अधिकार में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ ब्रीफ में हम समझ लेंगे साथ-साथ। बाकी 2 तरह की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, इसको देख लेंगे। बाकी यहाँ देख लेंगे राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे बंधुता, ठीक है ना? बंधुता को हम पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2006, तो जो विक्रम संवत होता है, आप इतिहास पढ़े होंगे तो विक्रम संवत होता है 57 एडी से, या ईस्वी के बाद वाला से आगे चलता है, ठीक है ना? जैसे 1949 है, इसमें 57 57 जोड़ दीजिए तो 2006 हो जाता है। इसलिए इसमें जो है विक्रम संवत दिया गया है, ठीक है ना? कई सारे हमारे रिकॉर्ड जो है दस्तावेज जो प्राचीन काल के हैं, वो विक्रम संवत और शक संवत में नोट होते थे। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसको जो है इस ईस्वी को विक्रम संवत को डालना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? कई सारे हमारे जो प्राचीन की धरोहरें हैं और जो उनके योगदान हैं भारत के निर्माण में, ये सब बड़े ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें इसलिए इसमें रखी गई हैं। तो हम जो है पहले क्या करेंगे, ये जो प्रस्तावना का जो विचार है, महत्व है, ये देख लेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि अलग-अलग विचारकों ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। फिर हम एक-एक शब्दावली जो है, उनको लेके उन पे आगे समझते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जो प्रस्तावना का आविर्भाव है, ये कैसे हुआ? ये इसमें देखेंगे, इसकी जो धारणा है प्रस्तावना की, ये क्या किया गया? अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है ना? प्रस्तावना प्रियम्बल जो है, अमेरिका के भी संविधान में है, वहीं से धारणा भारत की भी है, और जो भाषा ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। अगर पूछा जाए धारणा कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। भाषा जो है, प्रयोग जो किया गया है, तो वो जो है हमें ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? अब इसको जो है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे संविधान सभा में पेश किया था, ठीक है ना? अब पेश कोई प्रस्ताव आता है तो उसपे चर्चा होती है, तो संविधान सभा में इसकी खूब चर्चा हुई और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना? इसे क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। ये बहुत ही, अब ये जैसे 2 तिथियाँ हैं, इनको आप समझ लीजिए। कई बार ये होता है कि 13 दिसंबर 1946 को ही फाइनल मान मान लेते हैं, इसी दिन पेश हुआ, इसी दिन पास हो गया, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना?
दोनों तिथियाँ आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका आविर्भाव से। अब जैसे इसका महत्व क्या है प्रस्तावना का? ठीक है? प्रस्तावना का महत्व। अब आप देखिए इसका महत्व में, पहली बात तो ये क्या बताता है, शक्ति का स्रोत हमें बताता है। शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता, अर्थात हम भारत के लोग। अब बाकी इस और किसकी बात करता है ये? ये बात करता है कि शासन प्रणाली का स्वरूप, ठीक है? शासन प्रणाली का स्वरूप भी प्रस्तावना बताता है। कैसे? कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारा देश जो है सॉवरेन है या किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना? समाजवादी चरित्र, मतलब ये मूल्य के रूप में हमने नीतिगत फैसलों के रूप में समाजवादी वादी विचार हमने स्वीकार किया है, ठीक है ना? तो और इसके बाद पद निरपेक्ष हमारा जो संविधान है, और वो क्या है, सभी धर्मों के साथ समान दूरी बनाए रखता है, ठीक है ना? राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जो है सभी धर्मों के साथ समान दूरी बनाए रखे और सकारात्मक हस्तक्षेप करे, ठीक है ना? ये जो है आप देखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य, ये ऐसे नई बात करता है जिसमें हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब हमें बताता है कि शासन प्रणाली का स्वरूप है, ठीक है ना? और इसके बाद में शासन प्रणाली का उद्देश्य भी बताता है। जो शासन प्रणाली होगी वो क्या हासिल करना चाह रही है? तो उसका उसका उद्देश्य होगा भाई, न्याय हो, स्वतंत्रता हो, सब मिले, सबको समानता मिले, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आप देखेंगे, न्याय की बात करता है, कितने तरह की न्याय की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आप देखेंगे स्वतंत्रता की बात करता है, यही इसका वो लक्ष्य हो जाएगा ना। ये मतलब 3-5 इस मतलब ये जो 3 नंबर 5 नंबर लिख रहा है उसका मतलब ये है 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप देखेंगे समता, हमें समता हासिल करनी है। आप देखेंगे गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है ना? ये सब देखेंगे, मैं हमारा लक्ष्य तो यही ना, शासन प्रणाली का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ शक्ति का स्रोत लिख लीजिए, हम भारत के लोग, ठीक है? शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है? आप देखेंगे संप्रभु, ठीक है? आप देखेंगे समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है? ये जो है ये क्या हम बता रहे हैं, शासन प्रणाली का प्रारूप बता रहे हैं, ठीक है ना? अगला जो है आप यहाँ देख लेंगे, निर्माण की तिथि बताता है ये। निर्माण की निर्माण की तिथि क्या है? 26 नवंबर, ठीक है? 26 नवंबर 4 विक्रम संवत 2006, ठीक है? तो इसका महत्व देख लीजिए आप, प्रस्तावना का महत्व। अब इसमें पूछ सकता है मुख्य परीक्षा में, प्रस्तावना के महत्व को समझाइए, ठीक है? या प्रस्तावना में निहित शासन प्रणाली का स्वरूप को समझाइए। क्या प्रस्तावना किसी शासन प्रणाली के स्वरूप को इंगित करती है? विवेचना कीजिए या विश्लेषण कीजिए। जी हाँ, शासन प्रणाली के स्वरूप को इंगित करती है। अब इन्हीं शब्दों का सारी व्याख्या कर दीजिए, इनके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है ना? ये आ जाएगा आपका शासन प्रणाली। संविधान की प्रस्तावना में जो शासन प्रणाली के उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं, उन उद्देश्यों की एक रूपरेखा या उन उद्देश्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है ना? ये सब चीज़ें पूछी इस तरह से बन सकती है, जो छोटे प्रश्न बन सकते हैं इससे, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं।
एक चीज़ आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, जो प्रस्तावना में न्यायिक विचार है, प्रस्तावना में जो न्यायिक विचार है, यहाँ लिख सकते हैं न्यायिक विचार जो है रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से प्रभावित है। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। आगे रहेगा कि जो विभिन्न विचारकों ने अपने मत दिए हैं, अपने कमेंट किए हैं प्रस्तावना को लेके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रस्तावना को लेकर विभिन्न विचारकों का मत। ठीक है? इस तरह से आप एक बार 2 घंटे की जो भी क्लास है, एक बार इन सबको लिख डालेंगे तो आपका एक ही बार में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपको जो शॉर्ट टिक मेथड अपनाते हैं तैयारी का, तो ऐसे ही आपकी ले लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है ना? जैसे इसमें है कि आप के.एम. मुंशी ने क्या कहा? राजनीतिक जन्म कुंडली। प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली। आप देखेंगे ए.एन. पालकीवाला ने कहा, यानी पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है? और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। इसमें खूब प्रश्न बनते हैं, मिलान करने के लिए सही गलत में भी इसको दे सकता है। ठीक है? जस्टिस गजेंद्र गढ़कर और यह है अर्नेस्ट बारकर ने, इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ठीक है? और आप देखेंगे कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था सरलादि कृष्ण स्वामी, इन्होंने कहा था प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब देखिए विभिन्न विचारक अपना मत किस तरह से दे रहे हैं। ठीक है ना? प्रस्तावना के जो भी चीजें हैं, मूलभूत क्रैक्स निकल के क्या आ रहा है, लोग थोड़ा मूलभूत अंतर पे चीजें कह रहे हैं। कोई संविधान की आत्मा कह रहा है, कोई परिचय पत्र कह रहा है, कोई संविधान की कुंजी कह रहा है, कोई कह रहा है दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है? तो ये भी शब्द पूरे पढ़ के प्रस्तावना में से एक शब्द एक लाइन बनाना इतना आसान का काम नहीं है। बड़े विद्वानों का ये मत है। बहुत कुछ रिसर्च, बहुत कुछ समझ से ये सब चीजें जब बनती हैं तब किसी विचारक का एक मत बनता है, एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है ना? ये हो गया आपका जो प्रस्तावना में किसी से लेके विभिन्न विचारकों ने अपनी राय रखी है। ठीक है? और मत दिया है। आगे हम देखेंगे अब जो शब्दावलियों का प्रयोग है। प्रस्तावना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों के अर्थ। ठीक है? अब जैसे हम अभी पहले बता देते हैं फिर लिखते हैं। जैसे हमने क्या
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमने और वो देखा समाजवादी, फिर हमने देखा पंथ निरपेक्ष, हमने देखा लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये हमने देखा, प्रस्तावना में स्टेटमेंट है ये। साथ ही और देखेंगे आप, जो न्याय के स्तर की बात हो रही है, आप देखेंगे जो सामाजिक आर्थिक इसको पढ़ेंगे। आप देखेंगे स्वतंत्रता के बारे में जो कहा गया है 5 प्रकार की। ठीक है, समता, आप देखेंगे बंधुता, ठीक है ना, इत्यादि ये सब टॉपिक इसी से निकल के आते हैं। अब ये देखेंगे ये सब टॉपिक इतने बड़े हैं कि जो है कि इन पे पूरी किताब भी लिखी गई है। ठीक है, समाजवादी विचार तो बहुत सारे विचारधारा के स्तर पे, व्यवस्था के स्तर पे, आर्थिक क्रियाओं के स्तर पे, ये सब चीज़ें हम जो है इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहला जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसा देश जो अन्य बाहरी और आ, बाहरी शक्तियों पर या आंतरिक और बाह्य स्तर पे किसी अन्य शक्ति पर निर्भर न हो, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता हो, ठीक है ना, और उसे किसी अन्य देश का भी उस पर राइट न हो कि जो है कि आप ऐसा करिए। जैसे आप देखेंगे संविधान लागू होने से ठीक पहले पहले तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था, अर्थात भारत का जो गवर्नर होता था, भारत की अंतरिम सरकार की कैबिनेट के द्वारा जब उसको रिकमेंड किया जाता था तो ब्रिटेन का सम्राट उसको नियुक्त करता था। ठीक है ना? तो वो इसका मतलब उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई न कोई किसी भी स्तर पे एक हस्तक्षेप था। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, संप्रभु नहीं था। जैसे ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उस समय से देखा जाए तो भारत संप्रभु हो गया, अब किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं रहा। भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का स्वयं, भारत की सरकार द्वारा निर्मित, मतलब भारत की जनता द्वारा चयनित। तो ये सब जो है उस दिन से भारत जो है संप्रभु बना। तो एक तरह 26 जनवरी 1950 से भारत को संप्रभु का दर्जा मिला। ठीक है ना? ठीक इससे पहले तक भारत संप्रभु नहीं था, एक डोमिनियन स्टेट था। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। ठीक है ना? समाजवादी देखिए, एक है कि समाजवाद, ठीक है ना? तो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट कम्युनलिज्म, ठीक है ना? तो ये सब विचारधारा का स्तर क्या है, तो समाजवादी विचार जो होता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो समाजवादी विचार है, इसको एक विचारधारा के न स्तर पे न लेके एक भारत में जो है इसको एक नीतिगत स्तर पे लिया गया है। ठीक है ना? नीतिगत स्तर का मतलब ये नीति निर्धारण के लिए भारत का ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना? जैसे कि ये समाजवादी शब्द जो है भारत के संविधान प्रस्तावना में उल्लेख नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना? तो अब इसमें जो है भारत का जो समाजवाद है, ये कहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद होना चाहिए। सामाजिक जो भी इकोनॉमिक इक्वालिटी है, वो उसको हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनाएँगे। हिंसात्मक तरीके से नहीं, जैसे चीन का है कम्युनिस्ट विचारधारा से, जो है उसमें जो है कि वो हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से संसाधनों पर समतामूलक वितरण करना चाहते हैं। ठीक है ना? सबके साथ संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो भारत में ऐसा नहीं था, भारत में हेबियन समाजवाद की बात होती थी, जिसके नेहरू प्रबल समर्थक होते थे। इसमें कहा जाता था हम समाजवाद चाहते हैं लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चाहते हैं, मतलब उसमें जो है लोकतांत्रिक मूल्य हो, ठीक है ना? उसकी एक पद्धति हो जिसमें अ, जनता के जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसको स्थापित किया जाए। इसका विचार आप देखेंगे, ज़रूरी नहीं समाजवादी शब्द लिख देने से प्रस्तावना में ही यही विचार था। अन्य आप देखेंगे विचार अन्य अनुच्छेद में भी संविधान के ये सब चीज़ें
दिखाई पड़ती हैं। आप देखेंगे राज्य के निम्नलिखित तत्व में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना? कि आय की असमानता को राज्य दूर करेगा। ये सब क्या है? आय की असमानता दूर करना, संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करेगा। ये सब जो है समाजवादी विचार हैं, लेकिन भारत का जो समाजवादी विचार है, समाजवादी है, उसमें सोशलिस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, सोशलिज़्म नहीं सोशलिस्ट, ठीक है ना? तो जो एक नीतिगत फैसले के स्तर पे लिया गया है, ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे कि जो अब इसके विचार जो है कुछ गांधी जी के विचार में भी समाजवादी विचार नज़र आते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे जो है अंत्योदय से सूर्योदय तक, अंतिम व्यक्ति के उदय से सभी व्यक्ति का उदय होगा, ठीक है ना? इसका मतलब सभी की बात कर रहे हैं, सभी उदय की बात कर रहे हैं। ये भी समाजवाद का दृष्टिकोण है। बाकी आप देखेंगे आज़ादी के बाद से कई सारे इसमें विचार समाजवादी लोगों ने रखा और धीरे-धीरे तब जाके जो है ये हम विचार जो है संविधान में मतलब ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। आप देखेंगे इसको लेके एक डिबेट भी हुई सुप्रीम कोर्ट में डीएस नकाराबाद में। तो समाजवाद की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि यह राज्य के नीति के रूप में कार्य करता है, भारत का जो सोशलिस्ट शब्द है, ठीक है ना? जिसका लक्ष्य है कि आय की विषमता को दूर करे, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता को जो है उसको समाप्त करे। मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता लाए, असमानता को दूर करे, ठीक है ना? इसलिए भारत का जो समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है और ये फेबियन समाजवाद की प्रवृत्ति रखता है, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लागू किया है। इसीलिए हम नीति बना के ये सब चीज़ें कार्य करने का प्रयास करते हैं, पॉलिसी मैटर से, ठीक है ना? जो हमारे राष्ट्रीय निदेशक तत्व हैं, उसमें इसके विचार कई अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं, ठीक है ना? तो उसी तरह से देखा जाए पद निरपेक्षता है। पद निरपेक्षता जो है, भारत का जो संविधान है, जिन्होंने प्रस्तावना में ही पद निरपेक्षता जो है जोड़ी गई मतलब जोड़ देने से पद निरपेक्षता आ गई। यह आप देखेंगे मौलिक अधिकारों में भी है, धर्म की आज़ादी में आप देखेंगे, ठीक है ना? आप देखेंगे जो अनुच्छेद 15 है, इसमें कहा गया धर्म, जाति, मूल, वंश इत्यादि से जो है राज्य किसी को वंचित नहीं करेगा। ये भी क्या है, ये भी पद निरपेक्षता की अवधारणा को समाहित किए हुए है, ठीक है ना? बाकी देखेंगे जो धार्मिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है उसमें है। आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, ये सब जो है आप पद निरपेक्षता की अवधारणा समाहित किए हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से पद निरपेक्षता नहीं शब्द लिखा गया है, लेकिन अवधारणा जो है उसकी यही बनती है जो भारत का पद निरपेक्षता का दृष्टिकोण है, ठीक है ना? मतलब पद निरपेक्षता का तात्पर्य यही है कि यह सामाजिक स्तर पे एक चेतना होती है जिसमें समाज के विभिन्न धर्मों के मध्य सहिष्णुता, संवाद और जो है कि समायोजन देखा जाता है, जो एक सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है ना? तो एक कहीं भी सौहार्द हो, जो है कि सहिष्णुता हो, ये नहीं कि एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में कोई उस तरह से टकराव ना हो, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें पथ निरपेक्षता को समाहित किए हुए है भारत की पथ निरपेक्षता, ठीक है ना? अब जैसे कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य में है मतलब ये हो गया कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा, ठीक है ना? उसको जनता चुनेगी, वो किसी वंशानुगत सत्ता प्राप्त नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में जो वहाँ का संविधान ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, भारत एक गणतंत्र है, ठीक है ना? तो गणतंत्र की विशेषता जो होती है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, चयनित होता है, न कि वंशानुगत होता है, ठीक है? दूसरा कैरेक्टर होता है किसी के पास विशेषाधिकार नहीं होता, ठीक है? तीसरा है कि वह संप्रभु होता है। चौथा ये है सार्वजनिक या संवैधानिक पद सभी के लिए खुले रहते हैं, ठीक है ना? तो गणतंत्र होने का मतलब यही है कि राजनीतिक स्तर पे कि देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, चयनित होता है। साथ ही उस देश में किसी के पास विशेषाधिकार नहीं होता, ठीक है? और आप देखेंगे
कि जो वह देश संप्रभु होता है, आंतरिक और बाह्य स्तर पर निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, किसी अन्य देश पे वह नहीं रहता है। और जो भी सार्वजनिक पद होते हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसके लिए और यदि वो योग्यता धारण करता है, तो उसको आज़ादी है कि वो उस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना? इत्यादि जो है आप गणतंत्र की विशेषताएँ में देखते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देखेंगे, स्वतंत्रता देखेंगे, ठीक है ना? न्याय का मतलब ये होता है, अभी हम ये सब चीज़ों को ब्रीफली बता देते हैं, फिर हम इसको क्रमवार जो लिखेंगे भी, ठीक है ना? आप लोग तब नोट करिएगा, ठीक है ना? कि उचित और अनुचित के आधार पर निष्पक्ष व्यवहार करना, ठीक है? न्याय का मतलब होता है उचित अनुचित के आधार पे निष्पक्ष व्यवहार करना। आप देखते हैं कि कोर्ट में जब कोई फैसला न्याय किया जाता है, 2 पक्ष होते हैं। अब उसमें देखा जाता है कौन उचित है, मतलब उचित है, कौन अनुचित है, ठीक है ना? उसके आधार पे एक निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना? यही क्या है, न्याय है, ठीक है ना? तो अब बाकी उस तरह की जस्टिस के उदाहरण, बहुत डिबेट के मुद्दे उस तरह के नहीं चलना है, जो है पूरी किताब लिखनी है, इतना गहन अध्ययन इस पे नहीं करना। एग्ज़ाम में जो चीज़ें बेसिक स्तर की होती हैं, ज़्यादातर उसी से आपकी चीज़ें कवर हो जाती हैं। थोड़ा बहुत एक समझ आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना? अब जैसे देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सामाजिक भेदभाव का ना होना, इस विषमता ना हो, शोषण ना हो, छुआ-छूत ना हो, ठीक है ना? सभी को एक समान माना जाए, ठीक है ना? इत्यादि जो है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, ठीक है ना? आप देखेंगे कोई ऐसा नहीं है कि जो है कि कोई दूसरे कास्ट का हो तो वो आप उसे वंचित कर दीजिए, तो भी सामाजिक न्याय के खिलाफ हो जाएगा। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब विषमता कई तरह की हो सकती है, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं है, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को हम लेके चल रहे हैं। साथ ही जो है कि आप देखेंगे आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि संसाधनों का समतामूलक वितरण हो, संसाधन सभी के पास पहुँचे, ठीक है ना? संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक हो, ऐसा नहीं कि संसाधन जो भी हैं, सारे उन किसी ये कुछ लोगों के पास ही सीमित रह जाएँ, अन्य जनता के पास ना पहुँच पाएँ। तो जो है ना, और इसका संसाधनों का लाभ लेने के लिए सभी को अवसर भी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना? इसीलिए देखा जाए कि चाहे आप कोई नौकरी का स्तर हो, कुछ भी हो, तो एक जो है कि उनके हिसाब से उनको आय सैलरी दी जाती है, ताकि आय की समानता भी उनके अंदर सुनिश्चित की जा सके। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी हो। जैसे आप देखते हैं कि मत देने का अधिकार सभी को है, 18 साल से ऊपर लोगों को। इसका मतलब सभी को समान अधिकार दे दिया गया। चाहे बुजुर्ग हो, वो भी वही वोट दे सकते हैं, चाहे नौजवान 18 साल के हो, वो भी दे सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आप चुनाव लड़ने का आपका राइट हो, या आप अगर योग्यता रखते हैं, तो आपको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो इसके बाद में आप देखेंगे कि हाँ, मत देने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार है, वो चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है ना? तो ये सब जो है कि आप राजनीतिक स्तर के में देख सकते हैं। सभी की भागीदारी हो राजनीतिक स्तर में, महिलाओं, पुरुषों की, ये राजनीतिक न्याय है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है, अगर संकीर्ण छोटे स्तर पे देखा जाए, तो ये होता है कि जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। इसका मतलब किसी बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप ना हो, वही स्वतंत्रता है। अपनी मर्ज़ी से काम करें, मर्ज़ी से रहें, कोई हमारा कुछ ना करे। यही आज़ादी है, यही स्वतंत्रता है। ठीक है ना? तो व्यक्ति का अपने जीवन जीने के तरीके के चयन पर प्रतिबंध ना हो, अप्रतिबंधित अधिकार हो। व्यक्ति जैसे जीना चाहता है, जैसे रहना चाहता है, जैसे घूमना चाहता है, उसकी आज़ादी हो, उसमें किसी बाह्य प्रतिबंध ना हो। ठीक है ना? लेकिन व्यापक अर्थों में देखा जाए, ये मतलब होता है कि जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान कर सके, दोहन कर सके, और अपनी और ठीक है ना? और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। जैसे यदि उसको फ्री स्पेस मिलता है, तो व्यक्ति विचार कर सकता है, अपनी क्षमताओं को तलाश कर सकता है,
और उसका जो लाभ जो है देश को दे सकता है, अपनी क्षमता का प्रयोग करके देश को आगे ले जा सकता है। यदि मान लीजिए कि भय का माहौल है, डर का माहौल है और ऐसी चारों तरफ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि उसकी सारी स्वतंत्रता भंग हो रखी है, तो अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर पाएगा? अपनी क्षमताओं को उभार नहीं पाएगा, ठीक है ना? व्यक्ति असमंजस में रहेगा, डर में रहेगा। इसीलिए कहा जाता है स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ज़रूरी दशा है। यदि नहीं है, तो आप समझ लीजिए अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, कई सारी तमाम प्रतिबंध यदि आपके लगे हुए हैं, तो आपका जीवन एकदम पशुवत जीवन की तरह हो सकता है। इसीलिए स्वतंत्रता जो है बहुत ही जीवन में व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी पहलू होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया ये स्वतंत्रता की बात हो गई। और जैसे कहा जाता है यदि मान लीजिए कानून बना दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि कानून बना देने से स्वतंत्रता कमज़ोर होती है या स्वतंत्रता में गिरावट आ जाती है या ह्रास हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई मामले में कानून जो है स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है, ठीक है ना? कानून रहने से अराजकता की स्थिति नहीं बनती और स्वतंत्रता बनी रहती है। इसीलिए कानून का होना भी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, मजबूती देने के लिए ज़रूरी होता है। कई मामले में जो कानून जो स्वतंत्रता को छीन भी सकता है, कमज़ोर भी कर सकता है। जैसे बहुत सारे हमारे संविधान में भी प्रावधान रखे गए हैं, कि जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, कई सारी आज़ादी आपकी छीन ली जाती है। ठीक है ना? इसका मतलब वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। इसलिए देखेंगे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है। उन पे युक्त-युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो जो है कि फिर हमारी व्यवस्थाएँ ठीक प्रकार से नहीं चल पाएँगी। यदि धर्म के अधिकार को में प्रतिबंध न लगाया जाए, रीजनल रिस्ट्रिक्शन, तो आप उसको जो है फिर नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे कहा गया महामारी आ गई, कोविड आ गया। महामारी की स्थिति में स्वास्थ्य संकट बहुत गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में राज्य उसका हवाला देते हुए राज्यों की जो अधिकार है, उसपे प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है ना? इसको रीज़नेबल प्रतिबंध कहा जाएगा, तार्किक प्रतिबंध कहा जाएगा। इसको स्वतंत्रता में के अधिकार में धर्म के अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में धर्म के अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? तो उसी तरह से स्वतंत्रता की बात की जाती है। उसके बाद देखिए समता है। समता में 2 तरह की बात होती है, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इसको बोलते हैं समानता, इसको बोलते हैं समता। तो लक्ष्य हमारा ये है समता। अच्छा इसके पहले एक और बता दें, यहाँ पे जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है वो लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की आदर्श स्थिति है, बाकी जो मौलिक अधिकार में हम स्वतंत्र है उसमें फ्रीडम शब्द इस्तेमाल। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है कि जो फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता दी गई है, लिखा गया है, वो हमारा एक अभी रनिंग स्टेटस है और हमें जो जहाँ तक हमें पहुँचना है, जिस स्वतंत्रता तक हमें पहुँचना है, जो हमारी आदर्श स्थिति है, वो लिबर्टी है। जैसे कहा जाए, यदि बिल्कुल लोग स्वतंत्र हों, उसमें कानून अन्य चीज़ों की राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत न पड़ती हो और बिल्कुल स्वविनियमित होते हों, सभी के पास पूरी आज़ादी हो, फ्रीडम फ्रीडम हो, एकदम आदर्श स्थिति पहुँचने वाली है। तो आदर्श स्थिति कंडीशन में जो लोगों को जो स्वतंत्रता हमें दिखाई देगी, वो लिबर्टी होगी, ठीक है ना? तो अल्टीमेटम क्या है हमारी लिबर्टी है। उसी तरह से हमारे यहाँ इक्विटी शब्द प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में। इसका मतलब जो समानता है इसका अल्टीमेटम जो हमें हमें तक जाना है समता तक और सभी को ये प्लेटफ़ॉर्म पे हमें पहुँचा देना है, ठीक है? सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचा देना है, तब जाके हम उसको क्या कर पाएँगे, समानता से समता के स्तर पे पहुँच पाएँगे, ठीक है ना? जैसे एक उदाहरण देखा जाए जो आरक्षण होता है, आरक्षण हमारे लिए क्या करता है कि जो एक समान प्लेटफ़ॉर्म से नीचे चले गए हैं, वंचित हो गए हैं, उनको मतलब संसाधन नहीं मिल पाए हैं उचित, तो उनको आरक्षण देके उनको एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे हमें लाना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे समानता का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करिए, ठीक है ना? और समता का मतलब समाज में सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए समता लाने के लिए उनकी अलग स्थिति में अलग-अलग व्यवहार किया जा सकता है। जैसे जो वंचित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण देके
हम जो है समता के स्तर पे उनको लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? ये होता है समता और समानता में अंतर। समानता कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। समता इक्विटी कहती है कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए जो है कि हमें आरक्षण के माध्यम से उनको संसाधन पहुँचाया जाए, ताकि जो है वो भी मुख्य धारा में या तो ये जो है उनको एक समान प्लेटफ़ॉर्म मिल सके, ठीक है ना? और देखेंगे जैसे प्रस्तावना में 2 तरह की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर में। प्रतिष्ठा का मतलब कि यदि आपको प्रतिष्ठा है, समाज में आपकी स्थिति है, आप अपने आप को फ़क्र महसूस करते हो, व्यक्तित्व के विकास में और आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना? बाकी अवसर की समानता का मतलब है कि जो संसाधन है, पद, सेवा है, उसमें आपकी पहुँच हो, सबकी हर व्यक्ति की पहुँच हो, ठीक है ना? अब बंधुता का मतलब होता है कि हम की भावना। हम की भावना का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं भारत के वो सब हमारे हैं, ठीक है ना? हमारे हैं उसमें हम की भावना है। यदि जो है कि एक साथ होने की भावना है, ठीक है ना? आत्मसम्मान की भावना है, ठीक है ना? अब इसको लेके जो है भीमराव अम्बेडकर ने कहा था बंधुत्व को लेके कि भाईचारा की भावना के बिना स्वतंत्रता और समानता के रहते हुए भी दूसरे का अधिकार को स्वीकार करना मुश्किल होगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए बंधुता की भावना रहेगी, आपका हमसे लगाव रहेगा, हम की भावना रहेगी, तो आपके अधिकार, हमारे अधिकार जो हैं, उनको स्वीकार करने में आसानी होगी। यदि मान लीजिए हम की भावना नहीं है, बंधुता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी दूसरे के हक या अधिकार को स्वीकार करना, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि भाई कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है और हमको मिलना चाहिए, हम वंचित हैं पहले से। यदि बंधुता की भावना रहेगी तो आपके अंदर ये एहसास होगा कि नहीं ये कमज़ोर वर्ग है, इसको आज़ादी मिलनी चाहिए, इसको संसाधन मिलने चाहिए, ताकि समाज में भी प्रतिष्ठा के साथ जी सके, रह सके, अपनी आज़ादी सुनिश्चित कर सके। ठीक है ना? भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को त्रय संघ कहा, त्रिसंघ कहा। यदि एक को पृथक करके दूसरे को लागू करने का प्रयास किया जाए, तो संविधान का कोई औचित्य नहीं होगा। बिना स्वतंत्रता के समानता दे दी गई तो लोगों में लो ठीक है ना, आगे बढ़ने की ललक खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? मान लीजिए स्वतंत्रता नहीं है, असमानता दे दिया गया, तो लोगों के बीच में आगे बढ़ने की ललक खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? कि अगर आपके पास आज़ादी नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आपके लिए वही नहीं है, आपके चारों तरफ प्रतिबंध लगा दिया गया, भय है, डर है, राज्य का ज़्यादा हस्तक्षेप है। तो आपको समानता दे दी गई, भई आप जो है बराबर आपके पास अधिकार हैं, मतलब संसाधन पाने के सब हैं। लेकिन उसमें क्या है कि फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा तो ललक आपकी खत्म हो जाएगी। कहेंगे क्यों हम ये सब करें, जब हम हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं है। इसलिए अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को त्रिसंघ कहा, त्रयसंघ कहा। ठीक है ना? इन तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है ना? इसलिए त्रयसंघ की बात की। तो हमने जो है कि इस पे डिबेट किया कि जो ये सब शब्दावलियाँ हैं और इसके आगे हम इसको अब लिख भी लेंगे। ये सारे शब्दों के मायने जो है हमने अभी एक ब्रीफ कर दिया है, ठीक है ना? अब एक टॉपिक है जो भी है जो संवैधानिक निर्णय आए हैं मतलब सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को लेके, उस पे हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसको क्रमवार जो है सबके बारे में लिखेंगे भी। ठीक है ना? अब जैसे न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, कई निर्णय प्रस्तावना को लेकर आए हैं। जैसे बेरूबारी संघ मामला था 1960 में, 1960 में बेरूबारी संघ मामला, ठीक है ना? इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना?
साथ में कहा प्रस्तावना संविधान की भावना है, ठीक है ना? और यह जो है, जो संविधान निर्माता थे, उनके विचारों को जानने की कुंजी है। तो इसे बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। और साथ ही ये कहा प्रस्तावना जो है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी भावनाओं की एक कुंजी है, या उनके विचारों को जानने की एक कुंजी है, ठीक है ना? फिर इसके बाद में अगला केस केशवानंद भारती का था 1973 में। इसमें इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में निहित जो मूल्य है, आदर्श हैं, उनमें संशोधन नहीं हो सकता। अर्थात जो है कि जो मूल विशेषताएं हैं, मूल मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, 368 के तहत भी नहीं हो सकता अनुच्छेद, ठीक है? इसके बाद में आप देखेंगे, फिर मामला आता है 1992 में, ESR बम्बई। इसमें न्यायपालिका ने कहा प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया, ठीक है? प्रस्तावना को, ठीक है ना? बेरोजगारी मामले में। और इसके बाद में एक LIC का मामला आया 1995 में। इसमें न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है ना? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो ये 3-4 जजमेंट जो है न्यायपालिका के आए हैं। बेरोजगारी मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। फिर केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग स्वीकार किया और कहा इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसकी जो मूल भावना है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, 368 के तहत भी नहीं हो सकता। और प्रस्तावना जो है एक मार्गदर्शक है, जहाँ भी हमें निर्णय लेने में अस्पष्टता होगी, वहाँ प्रस्तावना हमारा मार्गदर्शन करेगा, ठीक है? इसके बाद में ESR बम्बई का मामला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया, ठीक है? इसके बाद में LIC मामले में भी उसी प्रकृति को एक बार दोहराते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है ना? ये सब जो है पूछ सकता है, किसमें इसमें मैचिंग बना के पूछ सकता है, या स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है। बेरोजगारी मामले में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, ठीक है? इस तरह से कथन में दे सकता है। तो आप जो है इसके बारे में अवगत रहें, ठीक है ना? तो बेहतर रहेगी। ये न्यायपालिका की कुछ चीज़ें, इसको भी मैं जो है, इसको जब अभी आगे लिखेंगे तो इसको लिखा देंगे, ठीक है? मतलब लिख लेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैं ब्रीफ एक बार कर रहा हूँ। फिर आगे के जो टॉपिक हैं, हम पंथ निरपेक्षता के, इस पे भी मतलब हमने पढ़ लिया, पर डिबेटेबल जो मुद्दे हैं, इसको हम पूरी तरह से लिखते हुए भी चलेंगे मुख्य परीक्षा का स्तर पे। प्रीलिम्स की परीक्षा का स्तर पे जो चीज़ें हैं, मोटा-मोटा हमने इस लेक्चर में भी देख लिया है। अब हम जो है कल जो सारे टर्म शब्दावली हैं, उनके व्यापक अर्थों में मायने जो है, हम समझते हुए लिखते हुए चले। मैंने ब्रीफ सारा कर दिया है, ठीक है ना? ये सब आप एक बार लेक्चर को देखिए, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? तो फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको, ठीक है ना? आप लोग देखिए, और लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, किए हैं, आज पहला लेक्चर है। तो आपका कमेंट और इसमें जो भी चीज़ें हमें आप लोग हमें बताएँगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके आने वाले लेक्चर में हम धीरे-धीरे सुधार करेंगे। हम देखिए, जो उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा का स्तर पे, हम पढ़ाते समय टॉपिक ही ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमें सर लगेगी, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हम उसको क्या करेंगे, कवर भी करते चलेंगे, ठीक है ना? जैसे हमने इसमें बता दिया, कैसे-कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और इसमें स्टेटमेंट में भी प्रश्न बन सकते हैं, लोगों के
भाई बंधुता को लेके स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकते हैं, समानता समता को लेके अंतर से प्रश्न बन सकते हैं। ये सब ऐसे हैं जो कि इस प्रश्न अभी तक पूछे बहुत कम गए हैं, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? स्वतंत्रता का क्या मायने है, इसमें कई सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना? और त्रिसंघ जो हमने कहा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। त्रिसंघ किसने कहा था? अलग-अलग विचारक के नाम दे सकते हैं, उसमें भीमराव अम्बेडकर का जो नाम होगा वो वही कथन सही होगा। ठीक है ना? इत्यादि जो है ये सब चीज़ें हैं, तो एक बार आप लोग भी इसको लिखते हुए चलिए, आपका रिवीज़न भी हो जाएगा और बेहतर प्रस्थानाग्र की समझ बनेगी। कल हम डिबेट वाले जो मुद्दे हैं, जो उस तरह से हम प्रश्न हैं, उसको भी मुख्य परीक्षा वाले वो सब देखेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के लिए। थैंक यू।